Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 9th November of 2020 and it's a Monday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 67B क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल 67B क्या डिफाइन करता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, जो ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है TTCI, वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? कौन उसे रिलीज करता है, ये आपको बताना है। TTCI को ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इसको कौन रिलीज करता है, ये आपको बताना है। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन और क्या कहते हैं, आप इस लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिए वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे। जो हम लोग बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो सारे के सारे PDF नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। आप अपने नोट्स भी वहाँ से बना सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज की पहली न्यूज़ है, जो बिडेन प्लेजेस टू यूनाइट अमेरिका। कि जो बिडेन 46 प्रेसिडेंट ऑफ USA बन चुके हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हरा के 46 प्रेसिडेंट की प्लेज ली कल। तो उन्होंने कहा कि वो अब काम करेंगी कि अमेरिका को यूनाइट करने के लिए, क्योंकि वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। और क्या कहते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट बनी कमला हैरिस, वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से। तो एक साथ मिलके वो लोग कई डिसीजन लेने वाले हैं, जिससे USA को पूरी तरह से यूनाइट किया जा सके। उन्होंने भी कहा कि ही कॉल्स फॉर एंड टू एरा ऑफ डेमोनाइजेशन, कि उन्होंने ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन को एरा ऑफ डेमोनाइजेशन बताया, और उन्होंने कहा कि अब इसका एंड हुआ है, अब इसको पूरी तरह से ख़त्म हुआ है। उन्होंने ये भी कहा, प्लेजिंग टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल अमेरिकन, प्रेसिडेंट एलेक्ट जो बिडेन हैज सॉट एन इमीडिएट एंड टू द ग्रिम एरा ऑफ डेमोनाइजेशन की। कहते हैं वो, उन्होंने ये भी कहा कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ मिलके वो लोग एक तरह से हिस्टोरिक वर्क करेंगे, जो बात तक भी लोग जाने, और क्या कहते हैं अच्छे से वर्क करेंगे, जिससे अमेरिका को पूरी तरह से यूनाइट कर सके, ऐसा उनका कहना था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, AG स्टैंड्स फर्म इन प्ली अगेंस्ट जगन रेड्डी। क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल जो है, उन्होंने पूरी तरह से पिटीशन फाइल की है अगेंस्ट जगन रेड्डी। इट इज ओपन टू द सुप्रीम कोर्ट टू इनिशिएट सू मोटो कॉन्टेप्ट प्रोसीडिंग, ही टेल्ड पिटिशनर। क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो सू मोटो खुद से कहते कंटेंट प्रोसीडिंग लगा दे किसी के भी ऊपर। तो ऐसा कहा गया। तो इसमें न्यूज़ में बताया गया कि अटॉर्नी जनरल जो हमारे हैं KK वेणुगोपाल, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि वो एक इनिशिएट करे सू मोटो कॉन्टेम्प्ट केस अगेंस्ट आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी के लिए, क्योंकि उन्होंने एलिगेशंस लगाई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर। कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट जज है NV रमन, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाई थी कि उनके डिसीजन पे। तो क्या कहते हैं, जो हमारे AG है अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा है कि जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी, उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगना चाहिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है अटॉर्नी जनरल, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री होते हैं। आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ AG। ये ऑफिस ऑफ द AG को डिफाइन करता है ये आर्टिकल। इसकी अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट। उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? उनकी क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इतनी क्वालिफाइड होनी चाहिए कि उन्हें जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किया जा सके। टर्म ऑफ द ऑफिस, इनका कोई टर्म ऑफ द ऑफिस नहीं होता, फिक्स नहीं होता कुछ। इनका रिमूवल क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। वो क्या कहते हैं एट द प्रेशर ऑफ प्रेसिडेंट रहता है, जब तक आपका प्रेसिडेंट खुश आपसे तब तक आप इजी, नहीं तो आप हटा दीजिए। ड्यूटीज एंड फंक्शन, ये ड्यूटीज इनके फंक्शन क्या होते हैं इनके, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करना लीगल मैटर्स पे, या क्या कहते हैं प्रेसिडेंट के साथ मिलकर किसी डिसीजन पे क्या कहते हैं वर्क करना। टू परफॉर्म सच एज द ड्यूटीज, और भी कई ड्यूटीज परफॉर्म करना, जैसे जो असाइंड होती है प्रेसिडेंट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में खड़े होना, कोई भी केस अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर लगता है, तो उसको क्या कहते हैं AG डिसीजन क्या कहते हैं उस पर अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में वहाँ पे जाते हैं। GOI को रिप्रेजेंट करना क्या कहते हैं मेड बाय द प्रेसिडेंट टू सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल 143 में आता है। टू डिस्चार्ज द फंक्शन कंट्रोल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ,
कि कॉन्स्टिट्यूशन जो के द्वारा जो उसे फंक्शन मिले उसको परफॉर्म करना। राइट्स एंड लिमिटेशन, उनके पास कई राइट्स और राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग, वो दोनों हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ वोट वो लोग वोट नहीं कर सकते। वो सारे प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज जितनी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को होती है वो सब इंजॉय करते हैं। डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स की कैटेगरी में फॉल नहीं होते, वो अलग ही कैटेगरी होती है। However, she or he should not advise or hold a brief against GOI, और क्या कहते हैं वो कोई भी काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं कर सकते। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया assist the AG in fulfillment of the official responsibility, कि सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल को क्या कहते हैं असिस्ट करते हैं। करस्पॉन्डिंग ऑफिस जो है एडवोकेट जनरल का वो आर्टिकल 165 में मेंशन है। अटॉर्नी जनरल का मेंशन किस में है? आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 70 में। और एडवोकेट जनरल का आर्टिकल 165, क्या आप याद रखिएगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, नो रिलीफ फॉर दिल्ली फ्रॉम सीवियर एयर क्वालिटी, जो कहते हैं दिल्ली में जो बहुत ज़्यादा वर्स क्वालिटी में, वेरी पुअर क्वालिटी में एयर क्वालिटी चल रहा है, तो उसके बारे में से बताएंगे। सिचुएशन अनलाइकली टू इम्प्रूव अनलेस देयर वाज ड्रास्टिक ड्रिप इन फार्म फायर्स, की जब तक जो फार्म फायर्स को रोका नहीं जाता तब तक वहाँ पे सिचुएशन और ज़्यादा वर्स होगी, ऐसा इसमें कहा गया सफर द्वारा। तो हम लोग देख लेते हैं एक्यूआई को और सफ़र को अलग अलग से। एक्यूआई और सफ़र को हम लोग अलग से देख लेते हैं क्या क्या होता है। एक्यूआई एक इंडेक्स है जो रिपोर्टिंग डेली एयर क्वालिटी को बताता है। ये फोकस मेनली करता है ह्यूमन हेल्थ पे। ये 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स है उनको मेजर करने के लिए होता है। ग्राउंड लेवल ओजोन PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड। और जो ग्राउंड लेवल ओजोन है और जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स हैं वो मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं जो ह्यूमन हेल्थ को सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं। चलिए अगली न्यूज अगला आगे देखते हैं। सफ़र। सफ़र क्या होता है? ये सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च को सफ़र कहते हैं। ये एक नेशनल इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा कि एयर क्वालिटी को मेज़र करने का और उसको इम्प्रूव करने के लिए वर्क करना है, कि लोकेशन स्पेसिफिक एयर क्वालिटी ऑफ द सिटी को ये बताता है। इसे इंडिजिनियसली डेवलप किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी द्वारा, पुणे द्वारा, और ये ऑपरेशनलाइज्ड है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। इसमें एक जॉइंट ट्रू कलर एलईडी टीवी होती है जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स बताते रहते हैं 24/7, जिसमें अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इस प्रोजेक्ट का किया है कि अवेयरनेस फैलाना लोगों में कि एयर क्वालिटी उनकी सिटी में कैसी है। अगर पुअर कैटेगरी में तो उनको इम्प्रूव करने के लिए उन लोग बताना कि ये आप स्टेप्स लें तो आप अपनी सिटी की एयर क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। अवेयरनेस ड्राइव करना, पब्लिक को अवेयर करने के लिए, पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करना, और एक इंटीग्रल पार्ट है इंडियाज एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम का दिल्ली में। ये कहते हैं ये पॉल्यूटेंट मॉनिटर करता है मेनली PM2.5, PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टोलुइन, जाइलिन, मरकरी, इन सबको ये अपनी कहते हैं पॉल्यूटेंट्स को मॉनिटर करता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया है सफ़र एज अ प्रोटोटाइप एक्टिविटी, से एक सब प्रोटोटाइप एक्टिविटी के रूप में माना है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके सेविंग्स के कुछ बेनिफिट्स कॉस्ट सेविंग टू अदर सेक्टर्स, ये इसके कारण कई कॉस्ट सेविंग्स होती सकती हैं कई अदर सेक्टर्स में, जैसे एग्रीकल्चर में, एविएशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, टूरिज्म में, जो पूरी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन सेक्टर्स को अफेक्ट करता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगर अगली न्यूज़ आती है हरियाणा हुच टॉल 21 की। ये हुच क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। हुच क्या होता है? ये पॉइजनस अल्कोहल होता है, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं पूरा। हुच अल्कोहल मतलब अल्कोहलिक बेवरेज आर मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगरी एंड स्टार्ची सब्सटेंस, की अल्कोहल शुगरी और स्टार्ची सब्सटेंस से बनाया जाता है। और क्या कहते हैं इसकी डिस्टिलेशन से हम लोग सेट करते हैं कि कितना अल्कोहल का कंसंट्रेशन होना चाहिए। इलिसिट लिक्वर हुच जिसे कहते हैं वो अल्कोहलिक बेवरेज होता है जो अनलाइसेंस्ड कंडीशन में बनाया जाता है, और इसका रॉ मटेरियल सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है इसके लिए, और इसके साथ कई केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए ये पॉइजनस होता है। द टर्म व्हिच इज़ अ पॉपुलर स्लैंग फॉर इलिसिट लिकर, कि मेनली जो ये अनलाइसेंस लिकर या कहें
इलिसिट लिकर उसे हूच कहा जाता है। ये लाया गया वर्ड हुचिनो इंडियंस ऑफ अलास्का के द्वारा। इसे क्या पॉइजन बनाता है? मेथनॉल या मेथिल अल्कोहल जो प्रोड्यूस होता है इसमें अलॉन्ग विद डिजायर्ड इथेनॉल के साथ, वो इसे पॉइजनस बनाता है। मेथिल अल्कोहल वैसे भी एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है। इसके कारण 10 ml का आप जब लेते हैं तो ब्लाइंडनेस हो सकती है और 30 ml में आपकी डेथ हो सकती है 10 से 30 घंटे में। इस बार ट्रीटमेंट क्या है कि एथिल अल्कोहल जो फोमिफिजोल है उसको एंटीडोट्स के रूप में यूज़ करें और जो मेथिल अल्कोहल है उसको मेटाबोलाइज करें। एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जिससे हेमोडायलिसिस करने से जिससे टॉक्सिक सब्सटेंस जो है ब्लड स्ट्रीम में उसको रिमूव किया जा सके। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल आता है इंडिया एंड बिडेन। इसमें मेनली बताया गया है जो यूएस पॉलिसी है जो अभी तक थी और जो हमारा जो बिडेन हम यूएस प्रेसिडेंट बने तो उसके बाद क्या होगी उसके बारे में बताया गया। इसमें शुरुआत की जाती है कि जैसे हमने देखा कि अब नया एडमिनिस्ट्रेशन आया यूएस का तो क्या न्यू दिल्ली स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है क्या कहते हैं उनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए। इससे पहले हमने देखा था जब क्या कहते हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था तो हम लोग ने ह्यूस्टन और अहमदाबाद रैलीज की। जो कहते हैं अहमदाबाद रैलीज पूरी तरह से मिस्टर ट्रम्प के लिए थी जिससे उनके री इलेक्शन जो होने हुआ है अभी उसमें उनको हेल्प मिले। लोग उनको जाने कि उनके रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे हैं तो उनको वोटिंग मिलने, तो इसलिए ऐसा किया गया था। तो काफ़ी लार्ज अमाउंट में हुआ। और अभी हमने देखा कि जब इलेक्शन से पहले 2+2 मीटिंग हुई और क्या कहते हैं जो बेका था उसे साइन किया गया। तो इस तरह की कई एक्टिविटीज़ हुई जो कहते हैं इंडिया के लिए हेल्पफुल थी। और इन फ्यूचर भी इंडिया सोचेगा कि जो बिडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो नया बना है उसके साथ भी ऐसे ही वर्क हो। इसमें ये भी कहा गया है फॉर इंडियन दिस कुड इंक्लूड द यूएस रिटर्न टू द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। ये जो पहले पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड था उसको बनाए रखेंगे यूएस रिटर्न, ऐसा इसमें कहा गया। इसमें यह भी कहा गया है मिस्टर बिडेन प्रेसिडेंसी प्रोमिसेस अ चेंज इन लीडरशिप स्टाइल। क्यों? मिस्टर बिडेन ने प्रॉमिस किया है कि वो पूरी तरह से जो लीडरशिप स्टाइल है उसी तरह उसे पूरी तरह से चेंज करेंगे और एक पूरी तरह से ब्रॉडर पावर्स टू एडवाइजर्स एंड प्रोसेस ड्राइवर डिसीजंस लाएंगे। कि ये काफ़ी बड़ा अमाउंट में कि एडवाइज़र हो उनके उनको हेल्प हो एडवाइस में और सबके डिसीजन को पूरी तरह से सुनेंगे और उसके बाद ही डिसीजन लेंगे। इसमें ये भी कहा गया मिस्टर एट लास्ट कहा गया मिस्टर बिडेन स्टेटेड इंटेंशन टू री एनर्जाइज द मल्टीलेटरल ग्लोबल ऑर्डर। कि मिस्टर बिडेन का पूरी तरह से इंटेंशन है कि पूरी तरह से जो मल्टीलेटरल ग्लोबल ऑर्डर है उसको एनर्जाइज करें कि फिर से पूरी तरह से जो प्री प्री पैंडेमिक जो कंडीशन थी उसमें फिर से लाएं कि जो एनर्जेटिक जो सबके साथ रिलेशन थे उनके वो फिर से बनाए जा सके। ऐसा इसमें बात की गई है। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है वॉक द टॉक। इसमें कहा गया है उसमें भी उसी तरह है लगभग कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी उन्होंने एड्रेस किया वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल को। उन्होंने कहा कि इमिटेबल एनर्जी और ट्रेडमार्क एलिटरेटिव फ्रेसेस की ज़रूरत है और इंडिया पूरी तरह से वर्क कर रहा है पूरी तरह से कि रिलायबिलिटी के साथ वर्क कर सके, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी ला सके और ग्रोथ विद ग्रीन अप्रोच ला सके। कि ग्रीन अप्रोच के साथ वर्क कर सके, ग्रोथ ला सके इंडिया में, इसलिए वर्क कर रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स राउंड टेबल में उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और जो अदर पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट्स हैं वो भी पूरी इमेंस अपॉर्चुनिटी है ट्रस्ट फंड मैनेजर्स में, जो एक तरह से बेस्ट और सेफेस्ट रिटर्न्स है ओवर लॉन्ग टर्म फॉर देयर प्रिंसिपल्स। और जैसे हमने देखा कि आरबीआई नोटेड इट्स लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्टेड लास्ट मंथ। जी उन्होंने जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी तरह से इस एडिटोरियल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स के बारे में बात की गई है। लास्ट में कहा गया द रूल चेंज इन होलसेल एंड ऑनलाइन ट्रेड अनदर एग्जांपल ऑफ शिफ्टिंग गोल पोस्ट। कि जो होलसेल और जो ऑनलाइन ट्रेड है उसके कारण पूरी तरह से जो गोल पोस्ट शिफ्ट हुआ है वो उसका ही पूरा रीज़न है। मिस्टर मोदी ने हैज हिज टस्क कट आउट जिसमें उन्होंने कहा मेक श्योर दैट इन्वेस्टर्स सी हिम वॉक द टॉक। कि जो इन्वेस्टर्स हैं पूरी तरह से उन्हें देखे जो क्या कहते हैं वो वॉक द टॉक करने वाले हैं। तो इस पूरे एडिटोरियल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स के बारे में बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग अगला एडिटोरियल। अगला एडिटोरियल आता है स्ट्रेटेजिक कन्फर्म विद द मालदीव्स। कि एक इंडिया और मालदीव्स का हमेशा से रिलेशन अच्छा रहा है और एक स्ट्रेटेजिक कन्फर्म की ज़रूरत है अब इंडिया को। Despite the India out protest, New Delhi can take despite in the solid government is India's first policy।
कि इंडिया आउट प्रोसेस चल रहा था वहाँ पे, लेकिन अभी भी इंडिया वर्क कर सकता है सोली गवर्नमेंट की इंडिया की पहली पॉलिसी होगी उनके साथ फिर से वही जो पुराने रिलेशन है उनको बनाए रखना। इसमें वही कहा गया कि हमने देखा कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में कई सालों से सेंचुरीज से कहते हैं बायलैटरल रिलेशंस है। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड कनेक्टिविटी ईजियर फॉर एवरीडे कॉन्टैक्ट एंड एक्सचेंजेस की टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से जो कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव की है। मालदीवियन स्टूडेंट्स अटेंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया कि मालदीवियन स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया में कहते हैं एजुकेशन प्रोवाइड होने के एजुकेशन लेने के लिए। वीज़ा फ्री रेजिम है एक्सटेंडेड बाय इंडिया कि उनके साथ एक वीज़ा फ्री रिलेशन हमारा। कंट्री में बहुत बड़ा क्या कहते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे सब इंडियंस और जॉब डेस्टिनेशन है अदर्स के लिए। तो इस तरह से इंडिया और क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं कह सकते हैं इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन काफ़ी अच्छा है। तो इसमें यही बात की गई है, इंडिया और मालदीव के रिलेशन के पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है। इसमें ये भी कहा गया विमेन आउट कैंपेन हैज़ लॉन्च एन इंडिया आउट कैंपेन अगेंस्ट न्यू दिल्ली मैसिव डेवलपमेंट फंड। जो फिजिकल सोशल और कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे तो यमीन कंपनी उसमें इंडिया आउट कैंपेन की घोषणा की थी। तो इंडिया को ज़रूरत है कि मालदीव्स के साथ फिर से रिलेशन अच्छा करे, ऐसे इसमें कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया इंडिया कैन टेक रिस्पाइट इन द स्ट्रेटेजिक कंफर्ट ऑफ द इंडिया फर्स्ट पॉलिसी कि एट लास्ट इसमें ये भी कहा गया है क्या कहते हैं कि इंडिया को एक्शन लेने में स्ट्रेटेजिक कंफर्ट बनाना होगा मालदीव्स के साथ, तभी हमारे रिलेशन और अच्छे होंगे और बाकी कंट्रीज के साथ भी फिर अच्छे धीरे धीरे होंगे रिलेशंस। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है बिडेन में रिलैक्स कर्ब्स ऑन H1B जॉब बेस्ड वीज़ाज। जो H1B वीज़ाज है जिनके ऊपर वॉयलेशन लगा था कि इशू नहीं होंगे अभी तक, तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो बिडेन जल्दी उनमें रिलैक्सेशन ला सकते हैं। जो H1B वीज़ा है जॉब बेस्ड वीज़ा जिसमें क्या कहते हैं अब देख लेते हैं ये H1B वीज़ा होते क्या है, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। H1B वीज़ा ये एक वीज़ा है यूनाइटेड स्टेट्स के जो अंडर इमिग्रेशन और नेशनलिटी एक्ट सेक्शन 101A15H के आते हैं। इसमें यूएस एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय करते हैं जो फॉरेन वर्कर्स को स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन में की जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज के साथ जो आते हैं लोग या जो जो जिनके पास बैचलर डिग्री रहती है इक्विवेलेंट वर्क एक्सपीरियंस रहता है उनको अपॉइंट किया जाता है इस वीज़ा पे। H1B वीज़ा हैज़ इट्स रूट्स इन द H1B वीज़ा ऑफ द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट ऑफ 1952 में भी आता है ये। तो क्या कहते हैं ये लगभग हर साल बहुत लार्ज अमाउंट में होता था। पहले ये एक वीज़ा था जो H1 वीज़ा जिसमें H1A फॉर नर्सेज और H1B इमिग्रेशन एक्ट 1990 में आया था। लगभग 65,000 H1B वीज़ा हर साल क्या कहते हैं मेड अवेलेबल कराए जाते थे, लेकिन इस साल ये पैंडेमिक में और फिर मिस्टर ट्रम्प के डिसीजन के बाद इसे पूरी तरह से कैंसिल करा दिया गया था। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।